हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, आज से हम लोग एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है, देखिए रणथंभौर लिखा हुआ है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका राजस्थान। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा राजस्थान के बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे आपका सांभर झील, सांभर झील कहाँ पे स्थित है? आपका राजस्थान में स्थित है। दूसरा आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी आपका राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका राजस्थान में है। उसी टाइप से सरिस्का भी आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। फिर है आपका मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। और माउंट आबू पर्वत के नाम से हमने सुना होगा, तो माउंट आबू पर्वत आपका राजस्थान में स्थित है। और एक आपका है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भी आपका राजस्थान में स्थित है। तो ये राजस्थान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, आप इन्हें भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो जब भारतीय संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? पहला ऑप्शन दे रखा है 14, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 18, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 16 और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको 22। तो मूल संविधान में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल संविधान में पूछा जाता है कि कितनी भाषाएं शामिल थी। तो मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं शामिल थी। कितनी शामिल थी? 14 भाषाएं शामिल थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे लेते हैं। तो देखिए तो मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाएं थी? 14 शामिल थी। और वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। और संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले वो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब देखिए 14 भाषाएं थी लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो इसमें देखिए 3 संशोधन हुए हैं। भाषाओं को लेकर कितने संशोधन हुए? 3 संशोधन। पहला आपका हुआ था 21वां संविधान संशोधन। आपका पहला हुआ था कब? 21वां संविधान संशोधन। ये 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। आपसे ईयर भी पूछा जाता है कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। और इसमें 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, वो थी आपकी सिंधी भाषा थी। कौन सी थी? सिंधी भाषा। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जो आपकी 15वीं भाषा बनेगी। ऐसे देखिए एक हुआ था आपका 71वां संविधान संशोधन। 21 के बाद में कौन सा होगा? 71वां संविधान संशोधन। और ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक थी कोंकणी, एक थी मणिपुरी और एक थी आपकी नेपाली। कौन थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसी टाइप से एक और संशोधन हुआ है आपका 92वां संविधान संशोधन। ये जो 92वां संविधान संशोधन हुआ है ये आपका हुआ था 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। इसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये देखिए पहले आपकी 14 भाषाएं थी और 14 में से 8 जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएंगी? 22। तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हमारी। कितनी भाषाएं हैं? अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची। तो इसमें 3 संशोधन हुए हैं। देखिए एक हुआ 21, एक आ जाएगा आपका 71वां संविधान संशोधन, एक आ जाएगा आपका 92वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के तहत आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी 15वीं भाषा, कौन सी आ जाएगी? सिंधी। ऐसे ही 71वां संविधान संशोधन आपका हुआ 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और ऐसे ही 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो शास्त्रीय भाषाएं आप बताएंगे कितनी हैं? 6 हैं। कौन कौन सी हैं? आपकी आ जाएगी, पहली आ जाएगी आपकी तमिल। तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो पहली आ जाएगी आपकी तमिल, फिर आ जाएगा आपकी तेलुगु, फिर आ जाएगी आपकी मलयालम, मलयालम के बाद में आ जाएगी आपकी कन्नड़ आ जाएगी, और कन्नड़ के बाद में आ जाएगी आपकी संस्कृत, और संस्कृत के बाद में आ जाएगी उड़िया। तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, संस्कृत के बाद में आपकी उड़िया आ जाएगी। तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आहार में की कमी से घेंघा रोग होता है। किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। विटामिन लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, या आयोडीन की कमी से। तो घेंघा रोग हमारा किसकी कमी से हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपका? गलकंड या घेंघा रोग। इसी इसी को हम लोग, घेंघा रोग को गलकंड रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपका? घेंघा रोग। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों से क्या आने लगता है? खून आने लगता है। और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आंवले में मिलता है। आंवला हो गया, आपको संतरा हो गया, ये खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा आपका आंवला हो गया या संतरा होगा, इसमें पाया जाता है। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग भी हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में अगर पूछा जाएगा कि कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन डी जो है हमारी सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है, और इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े थे? तो पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े थे? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कथक, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है भरतनाट्यम, फिर लिखा हुआ है कथकली, फिर लिखा हुआ है चरकुला। तो जो पंडित बिरजू महाराज थे आपके कथक से जुड़े थे, और कथक आपका उत्तर भारत में नृत्य शैली है। उत्तर भारत की नृत्य शैली कौन सी है आपकी? कथक है, ठीक है। अब देखिए, जो भरतनाट्यम लिखा हुआ है, तो भरतनाट्यम पूछा जाएगा कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का है। इसी तरीके से कथकली जो है आपका केरल का लोक नृत्य है, और चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ब्रज चरकुला पूछा जाएगा तो आपका ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, और ये उत्तर भारत में किया जाता है, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं। जैसे मोहिनी अट्टम अगर आपसे पूछा जाए, तो मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का नृत्य है। कहाँ का है? केरल का है। अब भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है आपका? केरल का है। उसी टाइप से कुचिपुड़ी आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश बताएंगे। क्या बताएंगे आप लोग? आंध्र प्रदेश बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सत्रिया कहाँ का है, तो सत्रिया आपका असम का है। सत्रिया कहाँ का है आपका? असम का है, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? तो आप राइट आंसर आ जाएगा कथक, ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है आपका? केरल का है। और चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, और उत्तर भारत में किया जाता है। उसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो केरल बताएंगे आप। कुचिपुड़ी पूछा जाएगा तो आप आंध्र प्रदेश बताएंगे। सत्रिया पूछा जाएगा तो आप असम बताएंगे, ठीक है। आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ए ऑप्शन दे रखा है 6, बी ऑप्शन दे रखा है 8, सी ऑप्शन दे रखा है 7, और डी ऑप्शन दे रखा है 5। तो जो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 7 होता है आपका। कितना होता है? 7 होता है। किसी भी नाभिक में क्या क्या होता है? नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है, और क्या होते हैं आपके? न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उसमें, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, उसका नाम क्या था पूछ रहा है। तो ये कहाँ का निवासी था, यूनानी था या अरब का था या चीनी था या फारसी था। तो ये आपका जो मेगस्थनीज का एक राजदूत आया था सेल्यूकस निकेटर, ये क्या था आपका यूनानी था। कैसा था, यूनानी दरबारी था। ठीक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के जो अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर दी थी अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की मदद से। नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। और मौर्य नंद वंश के बाद घनानंद मौर्य वंश नंद वंश के बाद में आपका ये मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की मदद से इसने घनानंद को मारा था और उसके बाद में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस त्योहार में बैलों को वश में करने का खेल खेला जाता है। ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है ओणम, बी ऑप्शन दे रखा है कार्तिकेय, सी ऑप्शन दे रखा है त्रिशूरपुरम और डी ऑप्शन दे रखा है पोंगल। तो जो तमिलनाडु में त्यौहार होता है बैलों को वश में करते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पोंगल कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है। ओणम कहाँ पे होता है आपका, केरल में होता है। ऐसे त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ पे होता है आपका, केरल में होता है। कहाँ पे होता है, केरल में। ओणम भी आपका कहाँ पे होता है, ओणम आपका केरल में होता है। त्रिशूरपुरम भी कहाँ पे होता है, केरल में होता है। पोंगल आपका तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है पेन्या नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। पेन्या नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। ए ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक, बी ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु और डी ऑप्शन दे रखा है आपका केरल। तो जो पेन्या नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका है कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, कर्नाटक आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रथम पंचवर्षीय योजना, फिर दे रखा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, फिर दे रखा है तृतीय पंचवर्षीय योजना, फिर दे रखा है पंचम पंचवर्षीय योजना। तो जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1951 में स्टार्ट हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से आपका 5 साल चलेगी 1956 तक। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसने सबसे ज़्यादा कृषि पर बल दिया गया था। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी आपकी, सबसे ज़्यादा इसमें कृषि पर बल दिया गया था। ठीक है। और ये किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो 1951 से 1956 तक था। ठीक है। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उसी टाइम में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी आ जाएगी देखिए 1956 से आ जाएगा 1961 तक। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक होगी। और ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पे आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा भारी उद्योग पर बल दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक था। और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें सबसे ज़्यादा भारी उद्योग पर बल दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से आ जाएगी आपकी 66 तक आ जाएगी। और इसका कार्यकाल 61 से क्या आ जाएगा आपका 66 आ जाएगा। ठीक है। और ये आपका गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। किस पे, गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है हरिजन सेवक संघ की स्थापना
अस्पृश्यता नामक बुराई उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करने के लिए किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन दे रखा है नरेंद्र देव, बी ऑप्शन दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन दे रखा है अरुणा आसफ अली और डी ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है हमारा, तो अस्पृश्यता का अंत हमारा अनुच्छेद 17 में है। किसमें बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि किसी के साथ छुआछूत वगैरह नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में छुआछूत से हमें मुक्ति दिलाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, चलिए और इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। और पूछा जाएगा आपसे कि भारत का महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु आपके चित्तरंजन दास थे। और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करूँगा कि आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली क्लास में मिलेंगे और आप लोग कंटिन्यू इस क्लास में बने रहिएगा। आपको इससे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। सो थैंक यू।